हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने संधारित्रों के श्रेणी संयोजन का अध्ययन किया था और उसके लिए एक सूत्र की स्थापना की। अब हम लोग संधारित्रों के समांतर संयोजन की तुल्यधारिता के सूत्र की स्थापना करेंगे। जरा देखिए, इस चित्र में हमने दिखाया कि C1, C2 और C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जो समांतर क्रम में दो बिंदुओं A और B के बीच में जुड़े हुए हैं। समांतर संयोजन की क्या पहचान होती है? जैसे मैंने कभी कहा कि ये दोनों A और B के बीच में जुड़े हुए हैं। जब हम इसे A की साइड से Q चार्ज देते हैं तो ये Q चार्ज जो है तीन रास्तों में बढ़ जाता है। जब आवेश कई रास्तों में एक साथ बढ़ता है किसी बिंदु पर, तो इसका मतलब वो तीनों रास्ते या दोनों रास्ते जितने रास्तों में भी बढ़ता है वो दोनों और तीनों रास्ते जो हैं समांतर संयोजन में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर ये तीन रास्तों में बढ़ रहा है और आगे जाकर के इस संधारित्र और इस संधारित्र की प्लेट पहली प्लेट पर पहुँचता है, तो इसका मतलब ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब जैसे यहाँ पर ये आवेश गया Q, इस वाले रास्ते पर चला गया Q1, इस वाले रास्ते पर चला गया Q2 और इस वाले रास्ते पर Q3 और पहली प्लेट के आंतरिक सतहों पर फैल गया। प्रेरण के कारण इस आंतरिक सतह पर -Q1 आवेश जाता है और +Q1 जो है अर्थ में चला जाता है। ऐसे ही यहाँ -Q2 आता है और Q2 अर्थ में चला जाता है, -Q3 आता है और Q3 अर्थ में चला जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आवेश हमने यहाँ पर दिया Q, वो यहाँ बढ़ गया, Q1 इधर गया, Q2 इधर गया, Q3 इधर गया। हम लोग जानते हैं आवेश संरक्षण का नियम हमने पढ़ा है। आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता ना तो उत्पन्न किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश आपने यहाँ पर दिया Q, वही तीन भागों में बटा। इसका मतलब Q1 + Q2 + Q3 इन तीनों का जो योगफल होगा वो Q के बराबर होगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए, माना कि C1, C2, C3 धारिता के तीन संधारित्र बिंदुओं A तथा B के बीच में समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। जब हम बिंदु A से Q आवेश देते हैं तो ये आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 में बट करके इन तीनों संधारित्रों पर अलग अलग चला जाता है। और चूंकि तीनों संधारित्र दो नियत बिंदुओं A और B के बीच में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन तीनों संधारित्रों के जो विभवांतर होते हैं, इसका विभवांतर वही होता है जो कि वास्तव में दोनों बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर है। इसका मतलब ये हुआ समांतर संयोजन की एक विशेषता हुई कि सभी संधारित्रों के विभवांतर आपस में बराबर होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों पर चूंकि आवेश है Q1, Q2 और Q3, इसलिए Q बराबर है Q1 + Q2 + Q3। जबकि संयोजन का विभवांतर बराबर V imply that प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर इसलिए Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V। हम लोग ये मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इससे हमें मिलेगा Q बराबर है C1V + C2V + C3V = C1 + C2 + C3। V कॉमन आ जाता है, इसे हमने समीकरण 2 बनाया। अब हम देखते क्या हैं कि इन तीनों संधारित्रों ने मिलकर के किया क्या है। इन तीनों संधारित्रों ने मिलकर के ये किया है कि इन्होंने कुल V विभवांतर पर कुल V आवेश एकत्र किया है। अगर हमें कोई एक अकेला ऐसा संधारित्र मिल जाए जो V विभवांतर पर कुल Q आवेश एकत्रित कर सके, तो हम ऐसे संधारित्र को इन तीनों का तुल्य संधारित्र कहेंगे और C धारिता को तब हम लोग इस संयोजन की तुल्य धारिता कहेंगे। अब मान लीजिए कि माना कि
इस संयोजन की तुल्य धारिता C है, तब C धारिता का अकेला संधारित्र V विभवांतर पर कुल Q आवेश एकत्रित करेगा। अब उस संधारित्र के लिए Q बराबर होगा CV, और मैं ये वाला मान समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में रखने पर CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, इम्प्लाई दैट V से V कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास तुल्य धारिता का सूत्र आ गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यह है समांतर संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र है। अब आप ये सोच के देखिएगा, मान लीजिए मैं एक संधारित्र और जोड़ देता हूँ इस समांतर क्रम में, तब तुल्य धारिता क्या होगी, यहाँ पर C4 और जुड़ जाएगा। इसका मतलब जितने नए संधारित्र इस समांतर संयोजन में जुड़ते चले जाएंगे उतनी ही संयोजन की नेट धारिता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम कहते हैं समांतर संयोजन का प्रयोग जो है हम लोग तब करते हैं जबकि हमारे पास छोटी धारिताओं वाले संधारित्र उपलब्ध हों और हमें बड़ी धारिता की जरूरत हो, तब हम लोग समांतर संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए कुछ चीजें यहां पर नोट करने लायक हैं। नंबर 1, समांतर संयोजन का प्रयोग तब किया जाता है जबकि हमें छोटी धारिताओं के संधारित्र उपलब्ध हों और हमें बड़ी धारिता की आवश्यकता हो। नंबर 2, हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पर कि संयोजन पर जो कुल आवेश था वो Q अलग अलग संधारित्रों के आवेशों के योगफल के बराबर था। इसका मतलब ये होता है जब अकेला संधारित्र बहुत अधिक आवेश एकत्रित ना कर सकता हो और हमें ज़्यादा आवेश एकत्रित करने की ज़रूरत हो तो हम लोग संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और जो कुल आवेश जो होता है वो उन तीनों चारों जितने भी संधारित्र आपने जोड़े उनके ऊपर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें बहुत अधिक आवेश एकत्र करना हो और कोई एक अकेला संधारित्र उतने आवेश को एकत्र ना कर सके तो हम समांतर संयोजन का प्रयोग करते हैं जिससे कि सारे आवेश को हम लोग अलग अलग संधारित्रों के ऊपर बांट सकें। ये नंबर 2 हुआ। नंबर 3 में एक चीज़ और आती है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी समझाया कि जितने संधारित्र आप यहाँ ऐड करते चले जाएंगे उतनी धारिता जो है बढ़ती चली जाएगी। इससे दूसरा मतलब निकलता है कि समांतर संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है वो इस संयोजन में जो बड़े से बड़ी धारिता का संधारित्र होगा उसकी धारिता से भी अधिक होती है। नंबर 4 में हमारे पास आ जाता है एक और पॉइंट। हमने जैसा कि भी कहा कि संधारित्रों के जो विभवांतर है वो संयोजन के कुल विभवांतर के बराबर होता है। इसका मतलब चौथी विशेषता कि समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के बीच ठीक उतना ही विभवांतर होता है जितना कि संयोजन का कुल विभवांतर होता है। ठीक है। और सबसे लास्ट में 5वें नंबर पर जैसे हमने लिखा है कि चूंकि सभी संधारित्रों के विभवांतर बराबर हैं इसलिए हमने देखा था Q1 क्या आया था, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V हमें प्राप्त हुआ था। और V चूंकि कांस्टेंट है सबके लिए, इट इम्प्लाई दैट Q अनुक्रमानुपाती होगा C। अर्थात समांतर संयोजन में
किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसकी धारिता के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ, जो बड़ी धारिता का संधारित्र होता है वो ज़्यादा आवेश ग्रहण करता है, और जो छोटी धारिता का संधारित्र होता है वो कम आवेश ग्रहण करता है। चलिए।